प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन और दीर्घकालिक चरण है जिसका कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ ही इतिहास से पहले का काल है। इस काल के बारे में हमारी जानकारी केवल पुरातात्विक अवशेषों जैसे कि पत्थर के औजार है, हड्डियां हैं, गुफा चित्र है, आवासीय अवशेष है तथा उत्खनन से प्राप्त जो सामग्रियां हैं उस पर आधारित है। यही वह काल है जिसमें मानव ने एक जंगली प्राणी से सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्राणी बनने की यात्रा तय की। वास्तव में मानव सभ्यता की संपूर्ण नींव प्रागैतिहासिक काल में ही रखी गई है। औजारों की प्रकृति के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। पहली चर्चा हम करने वाले हैं पुरापाषाण काल के बारे में। जी हाँ, पुरापाषाण काल प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्राचीन चरण माना जाता है। इसका समय लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में मानव का जीवन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। इस युग का मानव मुख्यतः शिकारी और खाद्य संग्राहक था। वह जंगलों में घूम घूम कर शिकार करता था तथा कंदमूल और फल और कच्चे मांस पर निर्भर रहता था। वह स्थायी निवास नहीं करता था बल्कि घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। निवास के लिए वह गुफाओं, वृक्षों की छाया और नदी घाटियों का उपयोग करता था। वस्त्र के रूप में पशुओं की खाल का प्रयोग किया जाता था। समाज झुंड या छोटे समूहों पर आधारित था। इस काल में मानव ने पत्थर से औजार बनाना सीखा। ये औजार बड़े भारी और अपरिष्कृत होते थे। लकड़ी और हड्डी का भी सीमित प्रयोग किया जाता था। इस युग की सबसे महान उपलब्धि आग की खोज और उसका उपयोग था, जिससे भोजन पकाना, ठंड से बचाव और जंगली पशुओं से सुरक्षा संभव हुई। पुरापाषाण काल के 3 चरण हैं जिनको हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। पहला चरण है निम्न पुरापाषाण काल। जी हाँ, इसमें सबसे पुराने हस्त कुठार, टोपर और क्लीवर जैसे औजार मिले हैं। इस काल से संबंधित प्रमुख स्थल सोहन घाटी और नर्मदा घाटी है। इसी के काल के दूसरे बिंदु की बात करें तो वो है मध्य पुरापाषाण काल। यानी इस काल में औजार अधिक छोटे और नुकीले होते गए। शिकार तकनीक में सुधार हुआ। और इसी के तीसरे बिंदु की चर्चा करेंगे जो कि है उच्च पुरापाषाण काल। जी हाँ, इसमें ब्लेड तकनीक विकसित हुई, हड्डी और सींग के औजार बने। इस काल में कला के प्रारंभिक प्रमाण भी मिलने लगते हैं। पुरापाषाण मानव प्रकृति की शक्तियों से भयभीत रहता था और प्रकृति पूजा करता था। सूर्य, अग्नि और पशुओं को पवित्र माना जाता था। इसी काल में प्रारंभिक गुफा चित्रकला का विकास हुआ, जिसमें शिकार, नृत्य और पशुओं के चित्र मिलते हैं। भीमबेटका, सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी, बागोर और हुनसगी इस काल के प्रमुख पुरा स्थल रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु मध्य पाषाण काल की। जी हाँ, मध्य पाषाण काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण के बीच का संक्रमण काल है। इसका काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में मानव पूरी तरह से घुमंतु न रहकर अर्ध घुमंतु होने लगा। शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना भी आजीविका का प्रमुख साधन बनता गया। मानव ने मौसमी शिविरों की व्यवस्था शुरू की। इसी काल में कुत्ते को पहला पालतू पशु बनाया गया। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता सूक्ष्म औजार जो त्रिकोण और तीर, ब्लेड और भालों के रूप में प्रयोग किए जाते थे। इससे शिकार अधिक संगठित और प्रभावी होता गया। गुफा चित्रकला इस काल में अधिक विकसित हुई। चित्रों में सामूहिक शिकार, नृत्य और पारिवारिक जीवन के दृश्य मिलते हैं जो सामाजिक चेतना के विकास को दर्शाते हैं। राजस्थान का बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल स्थल माना जाता है। इसके अलावा आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, सराय नाहरराय जो कि उत्तर प्रदेश और लंगनाज जो कि गुजरात में है, वो भी प्रमुख स्थलों में गिना जाता है। इसी के तीसरे बिंदु की बात करते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल को मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी चरण माना जाता है। इसका समय लगभग 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल का सबसे बड़ा परिवर्तन कृषि का आविष्कार था। प्रसिद्ध इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण क्रांति कहा। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। मानव ने गेहूं, जौ और चावल की खेती प्रारंभ की। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान से कृषि के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। भारत में कोल्डी हवा
उत्तर प्रदेश में स्थित है और चिरांद जो कि बिहार में है, वहाँ भी कृषि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पशुपालन की शुरुआत हुई गाय, बैल, भेड़, बकरी और कुत्ते को पालतू बनाया गया। इस काल में घिसे हुए पत्थर के औजार बनाए गए, जैसे कि कुल्हाड़ी, हंसिया और फावड़ा। मिट्टी के बर्तन, कताई, बुनाई और वस्त्र निर्माण की शुरुआत इसी काल में हुई। अब कृषि के स्थायी स्वरूप के कारण मानव ने स्थायी गांवों की स्थापना की, संयुक्त परिवार व्यवस्था विकसित हुई, निजी संपत्ति, श्रम विभाजन और सामाजिक असमानता के प्रारंभिक संकेत दिखाई देने लगे। मेहरगढ़, बुर्ज होम, गुप्तकरल, चिरांद, कोल्डी हवा, पाईकुला और नाउदा टोली प्रमुख नवपाषाण काल स्थल माने जाते हैं। अब इसके बिंदु 4 की बात करते हैं, जो कि प्राग ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल की कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गुफा चित्रकला यानी कि रॉक आर्ट है। भारत में भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश की गुफाएं हैं, वो विश्व में प्रसिद्ध है और इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। इन चित्रों में शिकार, युद्ध, नृत्य और पशु पक्षी और सामूहिक जीवन के दृश्य अंकित है। रंगों के लिए हेमाटाइट, चूना पत्थर और लकड़ी की राख का उपयोग किया जाता था। इसके बिंदु 5 की बात करें तो यहाँ के अगर आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करें तो प्रारंभिक काल में अर्थव्यवस्था में पूरी तरह शिकार और संग्रह पर आधारित थी। मध्य पाषाण काल में मत्स्य पालन जुड़ा और नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन ने स्थायी आर्थिक जीवन की नींव रखी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, समाज झुंड से परिवार और फिर गांव की ओर बढ़ा। प्रारंभिक काल में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिससे मात्र सत्तात्मक संकेत मिलते हैं, परंतु धीरे धीरे पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। बात करते हैं इसके छठे बिंदु यानी कि धार्मिक चेतना के विकास की अगर बात करें तो प्राग ऐतिहासिक मानव प्रकृति की शक्तियों से प्रभावित था। सूर्य, अग्नि, पशु और वृक्षों की पूजा की जाती थी। मृतकों के प्रति सम्मान और मृत्यु के बाद जीवन की प्रारंभिक धारणा भी विकसित होने लगी थी। बात करते हैं इसके 7वें बिंदु यानी ऐतिहासिक महत्व की अगर बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल ही वह आधार है जिस पर आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं का विकास संभव हुआ। तकनीकी विकास की नींव भी इसी काल में पड़ी। सामाजिक संगठन, कला और धर्म और अर्थव्यवस्था का प्रारंभ इसी युग में हुआ। नवपाषाण काल क्रांति ने राज्य, नगर और सभ्यता का निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। प्राग ऐतिहासिक काल केवल पत्थर के औजारों और आदिम जीवन का युग ही नहीं था, बल्कि ये मानव इतिहास का वह निर्णायक युग था या वह निर्णायक चरण था जिसने मनुष्य को प्रकृति का दास बनने से मानव समाज का निर्माता बनाया। पुरापाषाण काल में मानव ने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया, मध्य पाषाण काल में परिवर्तन की दिशा पकड़ी और नवपाषाण काल में कृषि द्वारा स्थायी सभ्यता की नींव रखी। इस प्रकार संपूर्ण मानव सभ्यता की जड़ें प्राग ऐतिहासिक काल में ही निहित है। बात करते हैं मानव के जैविक विकास की, यानी कि मानव की शारीरिक विकास यात्रा की अगर बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल को समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि मानव धीरे धीरे किन अवस्थाओं से गुजरते हुए आधुनिक मनुष्य बना। सबसे प्रारंभिक अवस्था में मानव पूरी तरह से बंदर जैसा था। बाद में वह 2 पैरों पर चलने लगा, फिर उसने औजार बनाना सीखा, फिर आग का प्रयोग सीखा और अंत में आधुनिक बुद्धिमान मानव का विकास संभव हुआ। अगर मानव विकास की क्रमबद्ध अवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस यानी कि ये 2 पैरों पर चलना शुरू करने वाला सबसे प्रारंभिक मानव था, जिसका नाम था ऑस्ट्रालोपिथेकस। बात करते हैं इसके दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की, तो वो है होमो हैबिलिस, यानी कि ये पहला मानव था जिसने पत्थर के औजार बनाए। तीसरे बिंदु की बात करें तो होमो इरेक्टस, यानी कि इसने आग का प्रयोग किया और सीधा खड़ा होकर चलने लगा। चौथे बिंदु की बात करें तो निएंडरथल, यानी कि निएंडरथल मानव जो था ये अपने मृतकों को दफनाने लगा था। 5वें मानव की बात करें होमो सेपियंस, यानी कि यही आधुनिक मानव है। भारत में नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस के अवशेष मिलने का अनुमान लगाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत भी मानव विकास की प्रक्रिया का प्राचीन क्षेत्र रहा है। बात करते हैं इसके औजारों के निर्माण की तकनीक का वैज्ञानिक क्रम। तो प्रागैतिहासिक काल को औजारों की तकनीक के आधार पर भी पहचाना जाता है। जैसे जैसे मानव विकसित हुआ उसके औजार भी विकसित होते गए, जैसे कि मुख्य पत्थर से बने मोटे औजार। ये निम्न पुरापाषाण काल की विशेषता है। इनमें बड़े पत्थर काटकर सीधे औजार बनाए जाते थे। पत्थर के टुकड़ों से बने औजार, यानी कि ये मध्य पुरापाषाण काल की पहचान है। तीसरा है
पतले लंबे धारदार औजार यानी कि ये उच्च पुरापाषाण काल की तकनीक है। चौथा, घिसे हुए चिकने पत्थर के औजार यानी कि ये नवपाषाण काल की सबसे बड़ी पहचान है। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव की बुद्धि और तकनीक क्षमता धीरे धीरे निरंतर बढ़ती गई। बात करते हैं प्राचीन काल के समय को कैसे तय किया जाता था, यानी कि काल निर्धारण की विधियां कौन कौन सी थी। क्योंकि प्राक ऐतिहासिक काल का कोई लिखित इतिहास नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक कुछ विशेष तरीकों से ये पता लगाते हैं कि कोई अवशेष कितना पुराना है। अगर इसकी मुख्य विधियों की बात करें तो पहली विधि है कार्बन विधि, यानी कि जैविक वस्तु जैसे कि हड्डियां, लकड़ी आदि की उम्र जानने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरी है पोटेशियम विधि, यानी कि बहुत पुराने पत्थरों और ज्वालामुखी पदार्थों की उम्र जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तीसरी है स्तर क्रम विधि, यानी भूमि की अलग अलग परतों के आधार पर काल निर्धारण किया जाता है। चौथी विधि की बात करें तो यह है ताप प्रकाश विधि, यानी कि जली हुई मिट्टी और प्राचीन बर्तनों की उम्र तय करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। भीमबेटका की गुफाओं का काल इन्हीं वैज्ञानिक तरीकों से निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ के जलवायु परिवर्तन और मानव विकास के संबंध के बारे में। तो प्रागैतिहासिक मानव जीवन पूरी तरह से मौसम और पर्यावरण पर निर्भर था। पुरापाषाण काल में अत्यधिक ठंड और हिमयुग था। मध्यपाषाण काल में धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। नवपाषाण काल में मौसम स्थिर और अनुकूल होता गया। इसी अनुकूल जलवायु के कारण खेती संभव हो पाई, स्थायी जीवन शुरू हुआ और नवपाषाण क्रांति घटी। जलवायु परिवर्तन को मानव सभ्यता का एक प्रमुख प्रेरक तत्व माना जाता है। अब बात करते हैं शव दफनाने की परंपरा और धार्मिक चेतना के बारे में। तो निएंडरथल मानव से यह स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि ये अपने मृतकों को जमीन में दफनाता था, उनके साथ भोजन और औजार भी रखता था। इससे यह सिद्ध होता है कि उसे मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का विचार आया होगा, उसमें धार्मिक चेतना का विकास हो चुका था और ये मानव के आध्यात्मिक विकास की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। बात करते हैं भारत में नवपाषाण संस्कृति के क्षेत्रीय रूप की। तो भारत में नवपाषाण काल की संस्कृति हर क्षेत्र में एक जैसी नहीं थी, बल्कि क्षेत्रीय परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों से विकसित होती गई। जैसे कि उत्तर पश्चिम भारत यानी कि मेहरगढ़ क्षेत्र गेहूं और जौ की खेती, पशुपालन की शुरुआत। कश्मीर क्षेत्र यानी कि बुर्ज होम और गुप्त करल यानी कि यहाँ जमीन में गड्ढों के घर, हड्डी और पत्थर के औजार मिले। गंगा घाटी यानी चिरान और पोल्डी हवा, इसमें चावल की खेती, बांस और लकड़ी के मकान पाए गए। दक्षिण भारत राख के बड़े टीले, पशुपालन प्रधान जीवन। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय नवपाषाण संस्कृति बहुक्षेत्रीय थी, एक रूप नहीं। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक समाज में स्त्रियों की भूमिका। तो प्रागैतिहासिक समाज में स्त्रियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। भोजन एकत्रित करने का कार्य मुख्यतः स्त्रियां ही करती थी। कृषि के प्रारंभ में भी स्त्रियों की बड़ी भूमिका स्पष्ट रही है। प्रारंभिक समाज में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के संकेत मिलते हैं। बाद में जब कृषि से अधिशेष उत्पन्न हुआ, संपत्ति का विकास हुआ, तो धीरे धीरे पुरुष प्रधान यानी पितृ सत्तात्मक समाज विकसित होने लगा। बात करते हैं नवपाषाण से ताम्रपाषाण काल की ओर संक्रमण की। तो नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव ने तांबे का प्रयोग शुरू कर दिया था। पत्थर के साथ धातु का उपयोग होने लगा। इस काल को बाद में ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। यही काल आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता जैसी विकसित नगरीय सभ्यता का आधार केंद्र बना। यूपीएससी में बार बार पूछे जाने वाले कुछ हंसाने वाले कुछ बिंदु होते हैं, जिनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जैसे कि कुत्ता, ये पहला पालतू पशु था। जैसे कृषि, ये नवपाषाण काल में पहचान के रूप में जानी जाती है। सूक्ष्म औजार मध्यपाषाण काल में विकसित हुए। हस्त कुठार निम्न पुरापाषाण काल में विकसित हुए। भीमबेटका, तीनों कालों के प्रमाण, ये बिंदु सीधे बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध के बारे में। तो नवपाषाण काल में विकसित जो चीजें थी, वही आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्ण रूप से दिखाई देती है। जैसे नवपाषाण काल का कर्षक, सिंधु का नगरवासी, मिट्टी के बर्तन, सिंधु का उन्नत कुमार उद्योग, ग्राम जीवन, नगर योजना, अधिशेष उत्पादन, व्यापार और उद्योग। इसीलिए ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक प्रयोगों का परिपक्व परिणाम थी। तो मिलते हैं जल्दी एक ऐसे दिलचस्प टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को शेयर करें या उन लोगों को शेयर करें जो भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं। साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे जो भी विद्यार्थी है, पीसीएस की तैयारी कर रहे जो भी विद्यार्थी है, उन सब के लिए ये एक मास्टर वीडियो के रूप में है।
जिसके अंदर सभी टॉपिक्स को बारीकी से कवर अप किया गया है और बहुत ही ध्यान से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से एनसीईआरटी को समेकित करते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। हमारा रिवीजन साथ ही आपका विजन। जल्द मिलते हैं ऐसी एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।